चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा फायदा मेजॉरिटी जो है एक बहुत बड़ा बहुमत चुनावी बॉन्ड का भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखाया और उनसे चुनावी बॉन्ड के रूप में एक तरीके से रिश्वत ली। मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी ने दबाव बना के या लालच दे के कुछ ये काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कराया, जो कि मोदी जी को तो झूठ बोलने से ही सारा जो उनका जो आडंबर है, जो उनका छवि है, जो उनका मुखौटा है, वो तो झूठ बोलने से ही प्राप्त करते हैं ना। वो कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि वहां चोरी पकड़ी जाएगी, जैसे अनिल मसीह साहब पकड़े गए। तो ईवीएम से चुनाव कराएंगे, जो नजर ही ना आने वाला धोखाधड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने का काम करे। हर चीज को जो छुपाने का काम करे वो चोरी होता है। कोई ईमानदार आदमी छुपाना नहीं चाहेगा। ये मोदी जी की गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेशनल दस्तक से और आज हम बात कर रहे हैं ईवीएम के बारे में, चुनावी चंदे के बारे में और देश में जो गंभीर मुद्दे भी चल रहे हैं मोदी सरकार में। तो हम उनसे जुड़े जो सवालात हैं मशहूर वकील प्राचा साहब से बात करेंगे। तो सर, आप सबसे पहले तो हमें जो अभी सर सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है चुनावी बॉन्ड के बारे में, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनावी बॉन्ड के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था अभी पीछे कि ये गैर कानूनी है, ये संविधान के विरुद्ध है, एक तरह से संविधान के खिलाफ अपराध है। और ये डायरेक्शन दी थी कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सारी डिटेल्स कि किसने ये बॉन्ड खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। और ये काम बहुत आसान होता है, जो कि 5 मिनट में कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है। ये डायरेक्शन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, 3 हफ्ते का टाइम दिया था। और उसके 1 हफ्ते बाद ये टाइम दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये डिटेल्स देगा, वो अपने वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें डालेगा ताकि आम जनता देख सके कि चुनावी बॉन्ड जो कि संविधान के खिलाफ अपराध है, ये किन किन अपराधियों ने ये अपराध किया। सर क्या और इसके अलावा अब के बाद कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर दी। सर, क्या कारण हो सकता है कि एसबीआई टाल मटोल कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए, एक ही कारण है कि इसमें ये बात तो सब दुनिया के सामने एकदम सच है। ये जो सामने आ चुका है वो ये है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा फायदा मेजॉरिटी जो है एक बहुत बड़ा बहुमत चुनावी बॉन्ड का भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है, उन्होंने ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखाया और उनसे चुनावी बॉन्ड के रूप में एक तरीके से रिश्वत ली। इसके अलावा ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें ये भी लोगों को शक है और इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी और होनी चाहिए भी, क्या शेल कंपनीज के माध्यम से फेक कंपनीज बना के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ड्रग के स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो देशद्रोही ताकतें जैसे पाकिस्तान और चाइना की एजेंसीज हैं, जासूसी एजेंसीज, उन लोगों ने तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा ये भारतीय जनता पार्टी को ही गया और ऑब्वियसली क्योंकि सरकार भी उन्हीं को जाएगा, तो ये पैसा किस किस ने दिया इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो इसमें किसका कच्चा चिट्ठा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देशद्रोह कर रही थी, अपराध कर रही थी, ये खुलने के जो चांसेस बन रहे थे उससे किसको खतरा होगा। सही बात है, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी को ही होगा। तो वही सत्ता में भी हैं, उन्हीं के कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी या बीएसपी या समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस या डीएमके या जो कांग्रेस है, दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम, मुस्लिम लीग, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके कहने से तो कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी काम करने वाला नहीं है। तो आप समझ जाइए, इसमें बताने की क्या जरूरत है। मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी ने दबाव बना के या लालच दे के कुछ ये काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कराया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में, हालांकि उन्होंने इतने महंगे वकील किए थे साल्वे साहब, जी हाँ, बहुत कड़े शब्दों में उनको एक तरह से फटकार भी लगाई, लताड़ भी लगाई और ये कहा है कि आपने जो इतना 100 दिन मांगे हैं वो बिल्कुल गलत बात है, वो सही नहीं है।
आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हम आपको कल तक का टाइम देते हैं। सर अगर एसबीआई 12 मार्च तक जो कि टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर इस बार भी कुछ ऐसा करती है तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे सर? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही कुछ करने वाली है। या तो रिपोर्ट देगी नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, या एक फर्जी रिपोर्ट देगी, आरएसएस और बीजेपी को बचाने वाली रिपोर्ट देगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। अभी कल तक ये बात, कल तक तो नहीं, 15 तारीख तक ये बात दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन जो कम से कम जानकारी भी दी जाएगी इसमें, जिसमें हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ना, उस पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आधार कार्ड पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, उस पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो 1 सेकेंड लगता है ये पता करने में कि ये किसने खरीदा और किसको बेचा या किसके हवाले किया, किसको ये रिश्वत के रूप में दिया। तो ये तो 1 मिनट लगना है। जिसने भी खरीदा होगा, हम तो उसी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे ईडी में, सीबीआई में, और वो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसमें कौन कौन सा ब्लैक मनी है, कौन सा ड्रग मनी है, कौन सा विदेशी जासूसों का पैसा है, देशद्रोहियों का पैसा है। ये जांच के लिए हम सीबीआई को, ईडी को और एनआईए को कंप्लेंट कराएंगे 15 के 15 तारीख को। मोदी जी का कहना है सर कि उन्होंने भारत को डिजिटल इंडिया में बदल दिया है, तो ऐसे में जब कि डिजिटल इंडिया हो चुका है, एक क्लिक से सारी जानकारी आ जाती है, तो क्या ये उनके दावों की खुलती हुई पोल है मोदी जी के? डिजिटल मीडिया इंडिया में बदल तो दिया है, वो भी एक बड़ा झूठ है। कोई नहीं डिजिटल इंडिया में बदला है। मोदी जी को तो झूठ बोलने से ही सारा सारा जो जो उनका जो आडंबर है, जो उनका छवि है, जो उनका मुखौटा है, वो तो झूठ बोलने से ही प्राप्त करते हैं ना वो। तो ये पहली बात तो यही झूठ है कि डिजिटल इंडिया हो चुका है। लेकिन डिजिटल इंडिया का जितना भी डिजिटल इंडिया हुआ है, उसका प्रयोग चीजें छुपाने के लिए हो रही हैं, पारदर्शी बनाने के लिए नहीं। ये जो आरटीआई एक्ट है, उसको कमजोर करने के लिए मोदी जी कानून ला रहे हैं, कानून में बदलाव ला रहे हैं, बदलाव लाए हैं। तो डिजिटल इंडिया करने का फायदा जब ये जब ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, चीजें नजर आए लोगों को कि सरकार हमारी जो नौकर है, मोदी जी जो हमारे जनता के नौकर हैं, अमित शाह जी जो जनता के नौकर है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये बताना ही तो डिजिटल इंडिया का पहला ध्येय होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। वो तो है नहीं। तो डिजिटल इंडिया, वैसा डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि वहां चोरी पकड़ी जाएगी, जैसे अनिल मसीह साहब पकड़े गए। वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे, जो नजर ही ना आने वाला धोखाधड़ी। तो मंशा होती है इंपॉर्टेंट। एक आग होती है, उससे खाना भी बनाया जाता है और घर भी आग से जलाया जाता है। तो मोदी जी खाना बनाने के लिए आग को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नजर नहीं आया। हाँ, आग लगाने के लिए आग को इस्तेमाल करते वो बार बार नजर आते हैं। सर कई लातिन अमेरिकी देशों में जो है इस देश में भी कई बार बहस चल चुकी है कि कॉर्पोरेट चंदा क्या ज़रूरी है चुनाव लड़ने के लिए, और कई छोटी पार्टियां हैं जो उनको चंदा कम मिलता है, तो ये जो कहा जाता है कि समान धरातल पे सभी के लिए हो, तो क्या कॉर्पोरेट चंदा इस देश के लिए ज़रूरी है या कोई और व्यवस्था जिस स्टेट फंडिंग के द्वारा किया जाए आगे, ऐसा कुछ? देखिए, मेरी जाती राय जो है, और जो लॉजिकल मैं लॉजिक समझता हूं, जो वो तो ये होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम में, देश में, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या उसको काम है उससे? क्या उसका इंटरेस्ट है? एक पार्टी आए या दूसरी पार्टी आए, सरकार एक पार्टी की आए या दूसरी की आए या तीसरी की आए या चौथी की आए या किसी की भी आए, अगर कानून का राज है तो बिजनेसमैन ने तो अपना बिजनेस करना है। सरकार की दखलंदाजी या फेवर या नाराजगी से कोई मतलब नहीं है। उसने अपनी जो कंडीशंस हैं वो पूरी करनी है, और जो सरकार के माध्यम से काम होने हैं वो कंडीशंस पूरी करके कराने हैं। चंदा देने की जरूरत, आवश्यकता जब भी आती है कि जब उसे सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों से कोई गलत काम कराना, वरना तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। गलत काम कराने की प्रथा ही बढ़ावा देने वाली है ये कॉर्पोरेट फंडिंग। कभी भी ईमानदारी से कॉर्पोरेट फंडिंग द्वारा कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। इसीलिए स्टेट फंडेड इलेक्शन होने चाहिए, पहली बात। दूसरे, अगर ये वोटर्स को ही पैसे देने चाहिए ना, इसीलिए पहले प्रावधान क्या था कि एक व्यक्ति जो है 20,000 तक ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपना व्यक्तित्व या अपनी पहचान छुपा के। तो ये इस काम के लिए था कि अकेले आदमी की सरकार अगर पैसे दे रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ए पॉलिटिकल पार्टी को, तो बी अगर जीत गई तो वो उसको तंग ना करे।
इसका ये मतलब नहीं था जो मोदी जी ने दुरुपयोग किया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, हजारों करोड़ रुपए या लाखों करोड़ रुपए किसी से जबरदस्ती छीन ले, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ले ले और उसकी जो आइडेंटिटी है वो छुपाएं। कोई क्रिमिनल है, डकैत है, बदमाश है, देशद्रोही है, स्मगलर है, ड्रग स्मगलर है, ड्रग्स बेचता है, उससे छुपाना, उसकी आइडेंटिटी छुपा के उससे पैसे लेने का प्रावधान मोदी जी ने ये किया। एक अच्छे काम को बुरे की तरह इस्तेमाल किया। ये 20,000 रुपए तक का था कि एक कमजोर आदमी जो 20,000 तक देना चाहता है अपनी किसी पार्टी को पसंद करने के लिए, उसकी जो है पहचान छुपाने का काम उन्होंने चोरों की पहचान छुपा के चोरों से पैसे लेने के लिए उसको इस्तेमाल किया। यही मोदी जी की सबसे बड़ी बुराई या खासियत है कि वो हर अच्छे काम को, हर अच्छी चीज को बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने पीएम फंड बनाया, पीएम केयर फंड बनाया, मतलब इसका क्या लॉजिक कोई इंसान समझ सकता है कि पीएम केयर फंड है तो कौन आदमी कितने पैसे दे रहा है उसका कोई अकाउंट नहीं देना। कौन आदमी, जो कोई भी निष्पक्ष, ईमानदार, शरीफ आदमी होगा तो वो क्यों छुपाएगा, क्यों छुपाएगा कि पीएम केयर फंड में किसने पैसे दिए। अगरचे उसकी मंशा ये नहीं है कि मैं रिश्वत ले लूं, इसमें अलग अलग माध्यम से पैसे ले लूं, क्या उसको कहाँ खर्च करूं कहाँ नहीं खर्च करूं, ये दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। अल्टीमेटली अंततः ये सब पैसा तो आपका और मेरा है ना, जो चाहे तो अडानी अंबानी चुरा लेते हैं किसी तरीके से, या भ्रष्ट अधिकारी चुरा लेते हैं, या भ्रष्ट बिजनेसमैन कालाबाजारी करके, भ्रष्टाचार करके चुरा लेते हैं। पैसा तो आपका और मेरा ही जाता है ना। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति कोई भी चीज छुपाने का काम करता है, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से वोट छुपाने का काम करे, या ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीजें छुपाने का काम करे, पीएम केयर फंड को छुपाने का काम करे, इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने का काम करे, हर चीज को जो छुपाने का काम करे वो चोरी होता है। कोई ईमानदार आदमी छुपाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो जनता का सेवक है। जो सेवा कर रहा है वो तो दिखाना चाहेगा ना, सबके सामने दिखाना चाहेगा। सर, ये जो कॉर्पोरेट्स जो है बहुत बड़ा बड़ा जो चंदा देते हैं और इनका नाम छुपाया जा रहा है, तो सर ऐसे में क्या ऐसा है कि सरकार इनको पीछे के रास्ते से उनको बहुत ज़्यादा लाभ दे रही है ताकि वो फिर से उनकी जानकारी जनता के सामने ना आए कि भाई उनसे ने पैसे लिए चंदा के रूप में और उन्हें अलग से ठेके दिए हैं या कुछ भी? बेशक ठेके ही नहीं दिए। 25 लाख करोड़ से ज्यादा, लाखों करोड़ रुपया तो बैंकों का इन भ्रष्ट, जो ये उद्योगपति अपने आप को कहते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके माफ किए गए। उसकी स्कीम क्या होती है, एक बैंक में किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से या वैसे भी नकली फर्जी कागज बना के करोड़ों रुपए लोन ले लो। अब लोन चुकाना नहीं है, ये तो पता ही है। लोन के सारे पैसे खा जाओ, चुरा लो, और ये जो प्रॉपर्टी उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ लिया था, जो रहन लिए थे शेयर्स के खिलाफ या प्रॉपर्टी के खिलाफ, जो सिक्योरिटी बैंक में जमा कराई थी, वो बैंक ले लेगा और वो 1 रुपए की चीज को 100 रुपए की दिखा के 100 रुपए का लोन लिया हुआ है। तो अब जब बैंक के हाथ में आएगी वो 1 रुपए की चीज आएगी, 100 रुपए का तो लोन बैंक दे चुका है। अब वो ये दिखा दिया कि हम हो गए बैंक करप्ट, यानी कि दिवालिया, तो अब हमसे जो भी हमारी प्रॉपर्टी है 1 रुपया ले लो, 99 रुपए तो हम चुरा ही चुके। ये इस माध्यम से ये मोदी गवर्नमेंट ने इस देश को एक तरीके से गिफ्ट दिया है। ये मोदी जी की गारंटी है जो उन्होंने किया, और लाखों लाखों करोड़ रुपए बैंकों के इस माध्यम से चुराए हैं अडानी अंबानी और इनके दूसरे गुजराती बिजनेसमैन जो हैं, इनके मित्र, उन्होंने ये इस माध्यम से लाखों करोड़ रुपए देश के चुराए। तो ये इसीलिए किए जाते हैं सब काम। सर, एक अलग सा सवाल है कि सर अभी कुछ दिनों पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में दलितों पे और मुस्लिमों पे कई अत्याचार हुए हैं, घटनाएं हुई हैं। और अभी इंद्रलोक इलाके में एक मुस्लिम जो बुजुर्ग थे वो नमाज पढ़ रहे थे, उनको लात मारी गई। और यूपी में पुलिस के द्वारा कांवड़ियों पे फूल बरसाया जाता है। तो पुलिस का काम तो जनता के साथ समान व्यवहार करना होता है, तो एक जगह फूल और एक जगह लात, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं जो फूल भी बरसा रहे हैं, और वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो लात मार रहा है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, उनके भ्रष्टाचार में, उसके संविधान के विरोधी होने में कोई, और उसके अपराधी होने में कोई फर्क नहीं। लेकिन ये लात मारने का प्रकरण जो है, कोई ये वन ऑफ प्रकरण नहीं है। ये ऐसा नहीं है जो सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। पेशाब पिलाने का कांड ट्राइबल्स के साथ हुआ और हो रहा है ट्राइबल्स के साथ। घोड़ी ना चढ़ने देने का, मंदिर में घुस जाने का, खाना खा लेने का, पानी पी लेना किसी बर्तन से कॉमन, पिटाई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की हो रही है, ये रोज हो रही है।
ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, ये सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के साथ हो रहा है। लेकिन मुसलमानों के साथ इस तरह की ज्यादती दिखा के आरएसएस और बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव राजनीतिक फायदा भी पहुंचाती है, इसलिए उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। मगर ये जुल्म और ज्यादती, भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ भी उतना ही कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के साथ भी उतना ही कर रहे हैं और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के साथ भी उतना ही कर रहे हैं। अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, बुद्ध विहार तोड़े जा रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसी तरीके से मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं। लेकिन बुद्ध विहार, गुरुद्वारों की, चर्च की, वाल्मीकि मंदिरों की, रविदास मंदिरों की, यहाँ रविदास मंदिर जो तुगलकाबाद में तोड़ा गया था, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, वो ज्यादा न्यूज बनती नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी की मस्जिदों की और मज़ारों की न्यूज ज्यादा बनाई इसलिए जाती है कि उससे एक जो नेगेटिव राजनीति है वो भी करने में इनको फायदा मिलता है। सर, अभी अभी आपने संविधान की बात की। अभी बीजेपी के जो सांसद है कर्नाटक से, हेगड़े साहब, उन्होंने कहा है कि 400 सीटों की जरूरत है ताकि हम संविधान बदल सकें। इस पे आप क्या कहेंगे? संविधान में क्या ऐसी खराबी है जो बदलने की जरूरत पड़ रही है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा समझदार व्यक्ति कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता ना। इस संविधान में कमी क्या है जो आरएसएस और बीजेपी को नापसंद है? ये बुनियादी बात है समझने की। कमी या अच्छाई ये है कि ये इंसान को इंसान के बराबर समझती है और ये भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान, इंसान को इंसान के बराबर रखता है, हर एक आदमी को एक वोट का अधिकार देता है, यानी कि हर एक आदमी को बराबर का मालिक बनाता है देश का। वोट से ही हम राजा चुनते हैं ना आज की तारीख में, या नौकर चुनते हैं अपना, प्रधान सेवक और प्रधान नौकर। तो यही खराबी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को बुरी लगती है, यही चीज, क्योंकि उनकी मानसिकता यह है कि सभी 99% समाज के लोगों का हक मार के अपने पास कर लो, अडानी, अंबानी और दूसरे जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उनको दे दो। ये मानसिकता भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान इस मानसिकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा या पहाड़ है, इसीलिए इसको खत्म करना आरएसएस और बीजेपी का डिक्लेयर्ड मोटिव आज से नहीं है, शुरू से। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। अभी सिंगोल लगाया गया है, ये जो नया पार्लियामेंट का ये जो बनाया गया, ये क्या है सर? ये सब चीजें समझने वाली है। वो कोई एक नेता बीजेपी का ये नहीं कह रहा, बीजेपी का हर नेता ये बात कहता है कि हम संविधान बदलेंगे और मनुस्मृति लाएंगे। सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? मनुस्मृति लागू करने का ही तो सनातन धर्म बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा नेता है बीजेपी का जो सनातन धर्म की बात नहीं करता? सनातन धर्म को लागू कराना है भारत में, इसकी बात नहीं करता। मनुस्मृति तो सनातन धर्म है। सर, 2014 में भाजपा भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पे सत्ता में आई, और लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने कई भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया और लगातार फिर वो ऐसे काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 चुनाव में वो लगातार जीते हैं और इस बार भी वो 400 का नारा लेके चल रहे हैं। तो जब इतनी गड़बड़ियां साथ में चल रही है, फिर भी वो चुनाव लगातार 2 बार जीत चुके हैं, ऐसे में आप कैसे उनको रोकेंगे, जैसा कि वो अपना दावा कर रहे हैं? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिर्फ ईवीएम के माध्यम से जीतती है। ये जो वो लाखों करोड़ रुपए खर्चते हैं पब्लिसिटी में, अपने को प्रचार करने में, वो सिर्फ एक ये लोगों को जस्टिफाई करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हम इस वजह से जीते, वो एक बहाना होता है। असल में ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत रहे हैं, बाकी सब उसको जस्टिफाई करने के लिए एक वो बहाना बनाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना काम किया। अमित शाह जी बूथ मैनेजमेंट करते हैं, अमित शाह जी एक एक भ्रष्ट या ना भ्रष्ट, ज़्यादातर तो उन्हें भ्रष्ट ही लोग पसंद आते हैं, करप्ट लोग ही पसंद आते हैं, सब पार्टियों में से तोड़ के अपने पास ले आते हैं, सरकारें गिरा देते हैं। ये सब काम इसलिए हो रहे हैं ताकि जनता को ये बहकाया जा सके कि शायद इन कामों की वजह से मोदी जी को वोट पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मुझे नहीं लगता देश का एक भी नागरिक इतना बेवकूफ़ होगा। हाँ, आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनको भ्रष्टाचार से, आरएसएस और बीजेपी की सरकारों के भ्रष्टाचार से सीधा फायदा पहुंचता है, वो तो उन्हें वोट जरूर दे सकते हैं, वरना इस देश का समझदार, बहादुर, ईमानदार नागरिक कोई भी ऐसा नहीं होगा, देशभक्त नागरिक ऐसा नहीं होगा जो बीजेपी को किसी भी हालत में एक भी वोट दे।
और ये बात बीजेपी आरएसएस अच्छे से जानती है, इसीलिए ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराते हैं कि पता ही नहीं लगेगा क्या धांधली की हमने, और हम ये बता देंगे कि हमारे ये जो हमने जो काम किए हैं पब्लिसिटी करके जो दिखाए उसकी वजह से हमें वोट पड़ गए होंगे, इसकी वजह से हम जीत गए। लेकिन क्योंकि ईवीएम में 20 से 25% मार्जिन की घपला धांधलेबाजी करने की जो क्षमता है, उसके माध्यम से भी ये पिछले इलेक्शन में भी सिर्फ 37% वोट लाए। असल में इनके वोट 10 से 15% से ज्यादा पिछले इलेक्शन में भी नहीं थे, अब तो उससे भी कम हो गए। तो अगर ये 40 भी सीटें लाते हैं तो उसमें साफ साफ ईवीएम की वजह से आएंगी, वरना इनकी 40 सीटें भी नहीं आ सकती। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, तो इनकी 40 सीटें भी नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकती। यही निष्पक्ष चुनाव होने की एक तरीके से मापदंड है। अगर बीजेपी की 40 सीटों से ज्यादा आती है तो इसका मतलब चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। तो आपने सुना हमारे साथ महमूद पाशा साहब को, जो कि मशहूर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मोदी सरकार में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनके विरोध में उन्हें अपनी आवाज़ रखी है और जनता के साथ है। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।